पिछली क्लास में हमने आम के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम फ्रूट, हॉर्टिकल्चर फ्रूट, केले के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड फ्रूट है हमारा केला। ठीक है, केला इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं बनाना, और वानस्पतिक नाम है इसका म्यूसा पैराडिसिएका। म्यूसा पैराडिसिएका। अब म्यूसा पैराडिसिएका जो है ये तो हो गया इसका वानस्पतिक नाम। अभी इसका फैमिली कौन सा है? कुल। तो ये है म्यूसी एसी। हालांकि सिलेबस में इसका नहीं दिया गया है केले का, लेकिन पिछले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इसमें से क्वेश्चन आ गया था। तो जहां हमें लगता है कि इसका क्वेश्चन आ सकता है तो वही टॉपिक हम आपको कराएंगे। ठीक है, अभी कुल हो गया इसका। अब इसमें गुणसूत्र होते हैं 2n = 22। ठीक है, 2n 22 होते हैं इसमें। उत्पत्ति स्थल जो है इसका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। इसका ये क्या है? उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में इसका प्रारंभ हुआ था। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो इसके जो नाम है, प्रचलित नाम है, उपनाम जिसे हम बोलते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। उपनाम, ठीक है। ये सबसे पहले तो हम जानते हैं इसको बेसिकली केला बोलते ही हैं। तो फर्स्ट है हमारा हैप्पी फ्रूट। ठीक है। नंबर 2 एप्पल ऑफ पैराडाइज। इंग्लिश में एप्पल ऑफ पैराडाइज। नंबर 3 कल्पतरु, ये भी इसका उपनाम है। ठीक है, हैप्पी फ्रूट हो गया अपना, एप्पल ऑफ पैराडाइज हो गया। नंबर 3 कल्पतरु हो गया। नंबर 4 है कदली फल। ठीक है, ये इसके उपनाम हो गए। अब ये कदली फल है तो सबसे हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रारंभ में सबसे पहले इस फल का उल्लेख रामायण और महाभारत में कदली फल के रूप में किया गया। कदली फल के रूप में किया। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रारंभ में उल्लेख कहाँ किया गया उसकी जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट में हमें ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, तो
विश्व में यह एक इसकी पैदावार मतलब उत्पादन क्षमता की बात करते हैं हम, उत्पादन क्षमता। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन की दृष्टि से, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? केले का भारत में किया जाता है, भारत में किया जाता है। ठीक है, भारत में किया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्र, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से आम का और उत्पादन की दृष्टि से केले का। ठीक है, विश्व का हो गया ये। अभी भारत में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में किया जाता है। अब ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत में 31.6 या 32% केले का उत्पादन किया जाता है। केले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन भारत में किया जाता है। कितना? विश्व का कितना भाग? भारत में विश्व का 31.6 या फिर जो एक्यूरेट डाटा है ये है 31.6। 32% तो हम लगभग में बोल देते हैं। तो इतना जो केले का उत्पादन है वो भारत में किया जाता है। ठीक है, अब भारत में कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तमिलनाडु में। कहां पर होता है? तमिलनाडु में। तो हमें ये भी पता होना चाहिए। और राजस्थान में कहां होता है? राजस्थान में केले का उत्पादन, राजस्थान में केले का उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। कहाँ होता है? बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, भारत में हो गया अपना तमिलनाडु में, राजस्थान में हो गया बांसवाड़ा में। ठीक है, ये तो हो गई हमारे उत्पादन की जानकारी। अभी इसके बाद क्या पाया जाता है, मतलब पोषक तत्व की मात्रा कितनी पाई जाती है केले में? केला हम सब लोग खाते हैं। ठीक है, तो क्या पाया जाता है केले में? कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है और कितना पाया जाता है? तो देखिए, पोषक तत्व की मात्रा ले लेते हैं हम पहले। पोषक तत्व की मात्रा, ठीक है, लगभग 100 ग्राम, लगभग 100 ग्राम फल में या केले में 70 से 80%, सॉरी प्रतिशत नहीं आएगा, कैलोरी आएगा इसमें। 70 से 80 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है।
100 ग्राम फल में। ठीक है, ये हमारे पोषक तत्व की बात हो गई। और सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है केले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट की कमी है वो कौन पूरी करता है? केला। ठीक है, ये तो हो गई अपने कार्बोहाइड्रेट की बात। अब विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? केले में विटामिन ए, बी, सी पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए, बी, सी ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने विटामिन्स की बात। अब हम करते हैं इसमें कि किस तरीके से कितनी जगह पर, मतलब इसका मेजरमेंट क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। केले में पौधों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 गुणा 3 मीटर। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया आम की 10 गुणा 10, और एक स्पेशल जो था अपना वैरायटी लंगड़ा आम, जिसकी क्या होती है 14 गुणा 14। ठीक है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए? 3 गुणा 3 मीटर की दूरी पर। प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन जो है केले का वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रवर्धन की बात। अब प्रवर्धन होता किससे है, इसकी जानकारी हमें लेनी है। केले का प्रवर्धन जो है किसके द्वारा होता है? अंतः भूस्तरीयों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अंतः भूस्तरीयों के द्वारा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा केले का प्रवर्धन अंतः भूस्तरीयों द्वारा होता है। ठीक है, अब किस प्रकार होता है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये हमारा ये यहां से कुछ संरचनाएं निकली होती हैं। ठीक, केले का जो प्लांट है यहां से कुछ संरचनाएं निकली होती हैं। ये लीव्स हो गई, ये इसका स्टेम हो गया, और ये इसके, अब इन रचनाओं को हम बोलते हैं सकर्स। क्या बोलते हैं? सकर्स। ठीक है, ये अपना स्टेम है ही, ये लीफ। ठीक, अब इन सकर्स का क्या है देखिए, इसमें 2 प्रकार के सकर्स पाए जाते हैं। कितने? 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वार्ड सकर्स,
इसको हम लंबी पत्ती वाले सकर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लंबी पत्ती वाले। ठीक है, मतलब कि यहां पर निकली होती है संरचनाएं, एक होती है लंबी पत्ती वाली, एक होती है चौड़ी पत्ती वाली। तो स्वार्ड सकर्स जो है वो लंबी पत्ती वाली, स्वार्ड का मतलब होता है तलवार, मतलब तलवार जैसा उसका शेप होता है, इसलिए इसको हमने स्वार्ड सकर्स बोला। दूसरा होता है वाटरी। वाटर सकर्स बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको बोलेंगे हम चौड़ी पत्ती वाले सकर्स। चौड़ी पत्ती वाले। ठीक है, दो प्रकार के सकर्स हो गए, स्वार्ड सकर्स लंबी पत्ती वाले सकर्स एंड वाटर सकर्स चौड़ी पत्ती वाले सकर्स। ये दोनों प्रकार के सकर्स जो हैं वो हमारे केले के पौधे में पाए जाते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, कौन सा यूजफुल है कौन सा यूजलेस है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, स्वार्ड सकर्स जो हैं, स्वार्ड सकर्स काम में आते हैं प्रोपोगेशन के, मतलब कि जो लंबी पत्ती वाले शकर्स हैं वो प्रोपोगेशन के काम में आते हैं, प्रवर्धन के काम में। प्रवर्धन के काम में लिए जाते हैं। और जो अपने वाटरी सकर्स जो हैं चौड़ी पत्ती वाले, उनका काम नहीं होता है किसमें, प्रवर्धन में, उसको उपयोग नहीं किया जाता है। तो प्रवर्धन में जैसे हमने ये काम में लिए, तो कुछ सकर्स जो होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, कुछ अस्वस्थ होते हैं। तो स्वस्थ सकर्स का ही उपयोग हम प्रवर्धन में करेंगे, हमें आगे के लिए स्वस्थ पौधा चाहिए, तो स्वस्थ सकर्स का यूज करेंगे, यानी कि एकदम फ्रेश हो। ठीक है, तो ये जो हमारा स्वार्ड सकर्स है, ठीक है, कैसे हम इसका मेजरमेंट करेंगे कि ये स्वार्ड सकर्स जो है वो हमारे लिए उपयोगी है, स्वस्थ है। तो इसके लिए देखो, आंकड़ों के अनुसार इसका वजन जो है, एक स्वस्थ सकर्स का वजन 500 से 1500 ग्राम के मध्य होता है। मतलब इन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है, अगर इन दोनों के बीच का जो वेट है वो सकर्स का होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्वस्थ, मतलब कि वो हम उसको प्रोपोगेशन के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे स्वार्ड सकर्स की। और ये भी हमने आपको बताया कि स्वार्ड सकर्स का यूज होता है, वाटरी सकर्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो स्वार्ड सकर्स है ये हमें एक स्वस्थ पौधा दे। ठीक है, उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, उपचारित करते हैं कि हमने स्वार्ड सकर्स लिया, ठीक है, यहां से पौधे से यहां से निकाला स्वार्ड सकर्स जिसका वजन 500 से 1500 के बीच में होगा। ठीक है, वहां से निकाल लिया हमने। अब इसको हम क्या करते हैं, 1000 ppm पार्ट, ppm को क्या कहेंगे, पार्ट पर मिलियन, 1000 ppm यानी कि 1000 ppm के घोल में देखिए एक स्वार्ड सकर्स को, सकर को 1000
पीपीएम का हमने बता दिया आपको, पार्ट पर मिलियन। 1000 पीपीएम के घोल में, 1000 पीपीएम डाइफोलेटोन, डाइफोलेटोन 1000 पीपीएम डाइफोलेटोन के 1000 पीपीएम डाइफोलेटोन के घोल में इसको क्या करते हैं, 90 मिनट तक संरक्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 90 मिनट तक हमने संरक्षित किया, फिर इसको निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद 6-7 दिन तक क्या करते हैं, इसको हम धूप में सुखाते हैं, धूप में यानी कि रख देते हैं। ठीक है, संरक्षित करते हैं, 90 मिनट तक हो गया, फिर निकालकर विलयन से निकालकर से 6 से 7 दिन धूप में सुखाते हैं इसको। ठीक है, अब 6-7 दिन के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, उगाते हैं, यानी कि इसका प्रवर्धन करते हैं, उगाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हमने इसका क्या किया, धूप में सुखाया, 6-7 दिन बाद इसको 6-7 दिन तक धूप में सुखाया और उसके बाद इसको उगाया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रवर्धन करते हैं। अब इसका प्रवर्धन जो है उसके लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, प्रवर्धन नाली विधि या ट्रेंच विधि द्वारा इसको उगाया जाता है। ठीक है, ट्रेंच विधि का उपयोग करते हैं इसको उगाने में। नाली विधि भी इसको हम बोल सकते हैं, नाली विधि या ट्रेंच विधि। ठीक है, अब ये हो गया इसका प्रवर्धन। ठीक है, अभी उसके बाद हम प्रवर्धन हो गया इसका स्वार्थसकर्ष के द्वारा करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम इसकी बात करते हैं किस्मों की, कौन कौन सी किस्में जो होती हैं वो हमारे यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, किस्म, ठीक है, एक है नंबर 1 हरिहाल। ठीक है, हरिहाल जो है, हरिहाल बंबई में इसको बोलते हैं हरी। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में इसको बोलते हैं रोबस्टा। क्या बोलते हैं तमिलनाडु में, रोबस्टा। अब ये जो हरिहाल है ये व्यावसायिक स्तर पर उगाई जाती है, व्यावसायिक स्तर पर उगाई जाने वाली किस्म है। ठीक है, अब ये जो हरिहाल है इसे हम व्यावसायिक स्तर पर उगाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक गुण और पाया जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे रोगों के बारे में, लेकिन अब इसकी जानकारी हमें यहीं देनी है। तो एक होता है इसमें पनामा विल्ट, केले में एक रोग होता है
पनामा विल्ट। तो ये जो पनामा विल्ट है ये हरिहाल में नहीं होता है, यानी कि पनामा विल्ट निरोधी किस्म है ये। कौन सी? हरिहाल। ठीक है, ये जो हरिहाल है पनामा विल्ट निरोधी किस्म है, यानी कि इस वाले किस्म में ये बीमारी जो है नहीं पाई जाती। ठीक है, एक इसका लक्षण और गुण और है, सबसे मीठा फल होता है इसका, मीठा फल होता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी हरिहाल। नंबर 2, ड्वार्फ कैवेंडिस। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, ड्वार्फ कैवेंडिस। ठीक है, अब ये जो ड्वार्फ कैवेंडिस है ये बोनी प्रजाति है। ठीक है, मतलब कि इसका जो पेड़ है उसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। पौधे वृक्ष बोलेंगे हम। पेड़ का आकार छोटा होता है और ये जो प्रजाति है, ये जो किस्म है, ज्यादा दिन तक संरक्षित नहीं रह सकती। मतलब कि इसको हम काफी दिनों के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते, ज्यादा दिन अगर इसको हम रखेंगे तो ये खराब हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी ड्वार्फ कैवेंडिस। अब ये जो ड्वार्फ कैवेंडिस है व्यावसायिक स्तर पर जब हम इसको ज्यादा दिनों तक रख ही नहीं सकते तो व्यावसायिक स्तर पर भी कम उगाई जाती है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई हमारी ड्वार्फ कैवेंडिस। नेक्स्ट किस्म है हमारी पूवन। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं देखो कि बंगाल में इसको क्या कहा जाता है? बंगाल में चंपा कहा जाता है इसको। किसको? पूवन को। मतलब कि एक किस्म है केले की पूवन, इसको बंगाल में क्या कहा जाता है? चंपा। चंपा कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो पूवन है इसके अंदर भी यही गुण पाया जाता है कि इसके अंदर भी पनामा विल्ट जो है, पनामा विल्ट नहीं होता। पनामा विल्ट निरोधी किस्म। ठीक, ये भी इसका एक गुण है पूवन का। बंगाल में इसको चंपा कहा जाता है। नेक्स्ट है अपनी बरसाई। बरसाई जो किस्म है ये भी बंगाल में होती है।
पाई नहीं जाती है, इसको उगाई जाती है लिखेंगे हम। बंगाल में अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है, बंगाल में अधिक मात्रा में उगाई जाती है बरसाई बंगाल में। और एक गुण इसका यह है कि यह वर्ष में 3 बार फल देती है। ठीक है, वर्ष में 3 बार फल देती है। कौन? बरसाई। ये इसकी मुख्य विशेषता है। अब ये सोचिए कि वर्ष में 3 बार ये फल दे रही है, तो बंगाल में व्यावसायिक स्तर पर इस किस्म को उगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बरसाई। अब नेक्स्ट है नेंद्रन। नेंद्रन जो किस्म है, ये केले की महत्वपूर्ण किस्म है नेंद्रन। इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण किस्म है। ठीक है, इसका व्यावसायिक स्तर पर बहुत अत्यधिक उपयोग किया जाता है। किसका? नेंद्रन का व्यावसायिक स्तर पर उपयोग किया जाता है। क्यों? इसमें से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक मुख्य विशेषता पाई जाती है, यह है द्विप्रायोजनी किस्म है। ठीक है, द्विप्रायोजनी है। इसमें देखो क्या क्या हो सकता है। एक तो इसका उपयोग खाने में, केले को खाने में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, इसका तीसरा उपयोग है नेंद्रन किस्म के केले का उपयोग चिप्स बनाने में भी किया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है ये कि इसका उपयोग चिप्स बनाने में किया जाता है। ये हो गया हमारा नेंद्रन। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है अपना कोवन। ये भी एक प्रजाति का नाम है। ठीक है, कोवन जो है, नाम से पता चल रहा है, कोयम्बटूर से निकली प्रजाति है ये। कोवन जो है कोयम्बटूर से निकली हुई प्रजाति है। यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। ठीक है,
यहां से निकली हुई प्रजाति है ये, तो इसका नाम ही क्या रख दिया, कोवन। ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जो कि हमारे लिए केले की किस्में उपयोगी हैं। तो ये तो थी इनकी महत्वपूर्ण किस्में। ठीक है, किस्मों के बाद हम बात करते हैं रोग। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देनी थी कि केला ही एकमात्र ऐसा फल है, केला ही एक मात्र ऐसा फल है जो वर्ष में जीवन में एक बार फल देता है। जीवन में क्या करता है, एक बार फल देता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रजातियां। अब उसके बाद हम बात करते हैं रोग। ठीक है, रोग में सबसे पहले आता है हमारा पनामा विल्ट। पनामा विल्ट जो है, अच्छा विल्ट मीन्स क्या होता है ये आपको पता होगा, म्लानी। म्लानी का मतलब होता है, एक होती है स्थायी म्लानी, एक होती है अस्थायी म्लानी। यानी कि स्थायी म्लानी, एक होती है अस्थायी म्लानी। ठीक है, म्लानी का मतलब होता है सिकुड़ना या फिर मुरझाना। ठीक है, जब हम पौधों को पानी वगैरह देते हैं, यानी कि पौधे की सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, तो वो म्लानी में नहीं रहेगा। अगर किसी भी तत्व की, किसी भी मतलब पदार्थ की पौधे में कमी हो गई तो क्या होता है, या फिर उसमें रोग लग गया, या फिर उसमें पानी की कमी हो गई, या फिर उसमें खनिज पदार्थों की कमी हो गई, मतलब किसी भी कारणवश पौधा क्या करता है, सिकुड़ जाता है। क्या करता है, सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जाएगा तो वो मुरझा जाएगा, तो उससे क्या बोलते हैं हम, म्लानी। अब पौधा सिकुड़ गया, हमने देखा कि हाँ पौधा सिकुड़ गया। ठीक है, अभी जैसे ये पौधा है, ये मुरझा गया। ठीक है, म्लानी हो गया। अब ये पौधा अगर हमने इसको पहचान कर, इसको जानकर, इसकी जो जरूरत है, यानी कि जिसके कारण ये म्लानी हुआ है इसके अंदर, इसकी जो जरूरत है वो हम पूरी कर देंगे और ये पौधा स्वस्थ हो जाएगा। ये मैंने आपको जानकारी देने के लिए बताया है। पौधा क्या हुआ, स्वस्थ हो गया, तो ये कहलाती है हमारी अस्थायी म्लानी। मतलब कि कोई भी पौधा पहले सिकुड़ गया या फिर मुरझा गया, उसका हमने जो उसकी डिमांड्स थी, उसकी नीड्स थी, हमने पूरी कर दी और वो ठीक हो गया, तो वो तो कहलाती है हमारी अस्थायी म्लानी। और स्थायी म्लानी किसे कहते हैं, कोई पौधा है मुरझा गया, हमने उसको पहले उसमें सोचा देखा, पानी डाला तो वो ठीक नहीं हुआ, उसके जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करी तो भी वो ठीक नहीं हुआ, और फाइनली वो पौधा क्या होगा कि मुरझाएगा ही या फिर वो खराब हो जाएगा। तो वो जो म्लानी है जो कभी जाती ही नहीं है, वो क्या कहलाती है, स्थायी म्लानी। तो ये जो विल्ट है इसको हम म्लानी ही बोलते हैं, इंग्लिश में विल्ट और हिंदी में म्लानी। तो पनामा विल्ट जो है वो किसमें होता है, पनामा विल्ट केले की एक बीमारी है। पनामा विल्ट जो है वो फंगी से होता है, फंगी कवक। अब वो कवक कौन सा है, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। कवक के द्वारा पनामा विल्ट रोग होता है। ठीक है, मोस्टली केले में यही वाला रोग ज्यादा होता है। और नेक्स्ट है बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना। अब ये जो बंची टॉप ऑफ बनाना है ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है,
वायरस के द्वारा। क्या होता है इसमें, अभी आपने केले का जो गुच्छा होता है उसके जो ऊपर जुड़े होते हैं केले, तो वो जो हेड है उसका वो बड़ा होता है, बढ़ जाता है, तो वो किससे ग्रसित होता है, बंची टॉप ऑफ बनाना, मतलब बंची टॉप से ग्रसित होता है। ये जो बंची टॉप मतलब केले का जो टॉप है वो बंच जो है, बंचिंत गुच्छा, केले का टॉप जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसका हमें पता लगाने के लिए कि हमारा जो केले का पौधा है उसके अंदर बंची टॉप डिजीज तो नहीं है, तो क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना, ये रोग है। टेस्ट कौन सा करते हैं, टेस्ट करते हैं ट्राइफोलियम टेस्ट। ट्राइफोलियम टेस्ट के द्वारा, ट्राइफोलियम टेस्ट के द्वारा ट्राइफोलियम टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि इस वाले जो हमारा जो केले का पौधा है उसमें बंची टॉप डिजीज तो नहीं है। तो ये जो बंची टॉप डिजीज है किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। अब ये जो वायरस है कैसे पहुंचेगा पौधे के पास, तो उसके लिए क्या होता है, माहू, माहू ही इसका वाहक है। क्या है, वाहक है, वो ही पौधे से पौधे पर रोग को पहुंचाता है। कौन से रोग को, बंची टॉप ऑफ बनाना। ये हो गई हमारे रोगों की बात। दो ही मुख्य रोग हैं जो कि केले में लगते हैं। ठीक है, पहले का पता चल गया हमको, पनामा विल्ट किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा। पनामा विल्ट किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा। कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, अब बंची टॉप ऑफ बनाना किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। और वायरस का वाहक कौन है, माहू। ठीक है, तो इसका पता हम किसके लिए द्वारा लगाते हैं, ट्राइफोलियम माहू, पता लगाते हैं ट्राइफोलियम टेस्ट। ट्राइफोलियम टेस्ट, इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि हमारा जो पौधा है वो बंची टॉप ऑफ बनाना से ग्रसित तो नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे डिजीज। अब कुछ क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इन क्रियाओं में से भी क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। केले के पौधे में ही विशेषता पाई जाती है। एक होती है डाइसकर्स। क्या होते हैं डाइसकर्स, तो इसके लिए हम आपको देखो भी प्रैक्टिकल करके बताते हैं। ये हमारे सकर्स हैं, उगते हैं। ठीक है, इन सकर्स से हम क्या करते हैं, नया पौधा बनाते हैं। लेकिन अब ये देखिए, आपने केले का पौधा उगाया, उसमें तो बहुत सारे सकर्स होंगे, कुछ अपने वाटरी सकर्स होंगे और कुछ हमारे स्वार्ट सकर्स होंगे। ये तो है नहीं कि सारे यूजफुल होंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे यूजफुल, मुख्यतः एक पौधे में 4 से 5 ही यूजफुल सकर्स होते हैं, तो हमने क्या किया, यूजफुल वाले सकर्स उगा दिए 4-5। जो एक्स्ट्रा बचते हैं उनको हम क्या करते हैं, यहां से काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं, हटा देते हैं। तो हम इसको इतना भी ये भी बोल सकते हैं कि जो अनुपयोगी सकर्स हैं उनको हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, डाई सकर्स। तो इसमें हम लिख सकते हैं अनुपयोगी सकर्स को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी डाई सकर्स। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है भाई डाई सकर्स का जो रिएक्शन है, क्रिया है, वो किसमें होती है, केले में होती है। ये भी हम बता सकते हैं। एक होता है हमारा प्रॉपिंग,
ठीक है। अब ये प्रॉपिंग क्या होता है? प्रॉपिंग होता है, हमने क्या किया, केले का पौधा उगाया। अच्छा एक चीज और, ये जो हमने डाइसकर्स हटा दिए, ये कब हटाते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। केले के पौधे से डाइसकर्स हम कब हटाते हैं? जब पौधे का प्रवर्धन पौधे के प्रवर्धन के इसको हटा ही देते हैं यहां से, ठीक से लिखते हैं। प्रॉपिंग भी हम बाद में करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। पौधे के प्रवर्धन के 45 दिन बाद क्या करते हैं? सकर्स को हम हटा देते हैं। ठीक है। अभी पौधा हमें फल कब देता है? हमारा ये देता है 12 से 15 माह बाद। ये पौधा हमारा फल देने, वृक्ष जो है हमारा फल देने लग जाता है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा डाइसकर्स। हम प्रॉपिंग की बात कर रहे थे। प्रॉपिंग क्या होता है? प्रॉपिंग वो होता है, पौधे के हमने एक्स्ट्रा जो सकर्स थे वो हटा दिए। अब जो पौधे का, ये हमारा पौधा है, तो इसका जो बेस है, आधार जो है, इसका तना जो है वो कमजोर है, तो उसको क्या चाहिए? एक बेस चाहिए, यहां से भी और यहां से भी। तो ये जो दोनों तरफ से हमने इसमें बेस लगाया है, जो इनको आधार दिया है, तो इन दोनों को, ये जो बेस है, ये जो क्रिया कहलाती है हमारी बेस देने की, ये क्या कहलाती है? हमारी प्रॉपिंग। क्या कहलाती है? प्रॉपिंग। ठीक है। अभी होता है कृंतक। कृंतक कृंतक क्या है? कृंतक भी एक विधि है। पौधे की कटाई के दौरान, उस पौधे को आकार देने की क्रिया क्या कहलाती है? कृंतक। नया आकार देने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारी कृंतक। तो ये कुछ इसमें प्रोसेस थे, कुछ नए वर्ड थे जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सबसे पहला डिसकर्स या डाइसकर्स, दूसरा प्रॉपिंग और तीसरा कृंतक। ठीक है। तो ये थी हमारे केले की सारी जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले एग्जाम में आनी चाहिए, इनकी इसी के अंदर से आना चाहिए, हम यही आशा करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगले फल के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।